अभी मैं एक केस पढ़ रहा था पंजाब का, अफीम की तस्करी में जेल गया और बेल उसको मिली तो हीरोइन की तस्करी करने लग गया। अगर जुडिशियल सिस्टम ऐसा होता कि अफीम की तस्करी करते ही उसको 6 महीने साल भर के अंदर सजा हो जाती 10-20 साल की, तो लौट के हीरोइन की तस्करी करता क्या हो? नहीं करता। इस देश में जो समस्याएं हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण भारत में न्यायिक व्यवस्था का असफल होना। घूसखोरों को सजा नहीं होती इसलिए घूसखोरी चलती है, जमाखोरों को सजा नहीं होती इसलिए जमाखोरी चल रही है, मिलावटखोरों को सजा नहीं होती इसलिए मिलावटखोरी चल रही है, कालाबाजारियों को सजा नहीं होती इसलिए कालाबाजारी चल रही है, नशा तस्करों को सजा नहीं होती इसलिए नशा तस्करी चल रही है, मानव तस्करों को सजा नहीं होती इसलिए मानव तस्करी चल रही है, नक्सलियों को सजा नहीं होती इसलिए नक्सलवाद चल रहा है, माओवादियों को सजा नहीं होती इसलिए माओवाद चल रहा है, घुसपैठियों को सजा नहीं होती इसलिए 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए हैं, धर्मांतरण कराने वालों को सजा नहीं होती इसलिए धर्मांतरण हो रहा है, अवैध निर्माण करने वालों को सजा नहीं होती इसलिए अवैध निर्माण हो रहा है, जिहादियों को सजा नहीं होती इसलिए जिहाद बढ़ रहा है। भारत में जितनी समस्याएं चल रही हैं, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है। इसको बदलना पड़ेगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट में बार बार यह कह चुका हूं, मैं कई बार यह कह चुका हूं कि भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को असीमित शक्तियां दिया हुआ है और इस संविधान का लक्ष्य है न्याय करना। अब न्याय 50 साल में करना यह थोड़ी कोई न्याय हुआ। न्याय का मतलब 6 महीने में न्याय करना, 8 महीने में न्याय करना, ज्यादा ज्यादा साल भर में न्याय करना। अगर एक व्यक्ति कोई गलत काम करे, उसको साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर सजा हो जाए तो बाकी 10 लोग डर के मारे वो काम नहीं करेंगे। एक आदमी गलत काम किया, उसको सजा नहीं हुई तो बाकी 10 लोग उससे प्रमोट हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। अगर उसको 10 साल सजा हो गई होती तो दोबारा ऐसी कोई बात कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वो जेल में होने की बजाय विधानसभा में बैठा हुआ है घटिया कानूनों के कारण, इसलिए बाकी लोग भी कह रहे हैं मैं भी खत्म कर दूंगा, मैं भी खत्म कर दूंगा, मोदी भी जाहिल है, फलाने भी जाहिल है, इसको भी मारूंगा, उसको भी मारूंगा, सब कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरेत, यह कहां का सिद्धांत है? जोर से बोलिए। भारत का। लोहा लोहे को काटता है, यह कहां कहा जाता है? भारत में। भय बिन होय न प्रीत, यह कहां लिखा है? रामायण में। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपना लिया वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन देशों ने भय बिन होय न प्रीत इस सिद्धांत को अपना के अच्छे सिस्टम बना दिए, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, व्यापार फल फूल रहा है। इसका उदाहरण है आपके सामने सिंगापुर। 50 साल पहले कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले जापान में कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले कोरिया में कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ। आज विश्व महाशक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाया। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम। 1 साल के अंदर फांसी हो गई उसको। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? बोलिए जरा। नहीं। अभी चीन में एक कंपनी, सरकार गवर्नमेंट कंपनी के जीएम ने ठेकेदार से 2 लाख युआन ले लिया था, फांसी दे दिया। अब चीन के जापान में चीन की सरकारी कंपनी कोई अपने पैसा मांगेगा क्या? कुछ दिन पहले कोरिया में एक आदमी अवैध रूप से घुस गया था, 20 साल की सजा हुई है, 20 साल की। दोबारा कोई कोरिया में घुसने की कोशिश करेगा क्या? नहीं। सठे साठ्यम समाचरे।
हमारे यहां 5 करोड़ तो घुसपैठिए आ चुके हैं, 5 करोड़। और वो घुसपैठिए इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि घुसपैठ के खिलाफ हमारे पास कोई कठोर कानून नहीं, और जब उसके खिलाफ कुछ सरकार निकालने की कोशिश करती है तो 10-15 बड़े वकीलों का समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, मानवता के आधार पे उनकी मांग करने लगता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देता है। तो पहली बात तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जाते, और पकड़ में भी आ गए, पुलिस ने मान लो पकड़ भी लिया, मामला बाद में उसको कोर्ट से स्टे मिल जाता है। आज की डेट में न्यायिक व्यवस्था के असफलता का ही कारण है कि भारत में अपराध कम नहीं हो रहा। आप लोग टीवी पे सुनते होंगे, आज यहां हत्या हो गई, आज वहां हत्या हो गई, आज वहां हत्या हो गई, वहां हत्या हो गई। इस हत्या का मूल कारण यही है। एक हत्यारे को आप साल भर के अंदर फांसी दे दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले 5 किलोमीटर के एरिया में कोई हत्या करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सिद्धांत है। एक नशा का तस्कर को आप फांसी दे दीजिए, 20 किलोमीटर के एरिया में कोई गांजा की पुड़िया लेकर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आज की डेट में नशा तस्करी हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन गया। स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास, हर जगह। यहां ऐसा नहीं है, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि सिगरेट के पैकेट में, पान के पैकेट में, बीड़ी के पैकेट में अफीम, चरस, गांजा बेचा जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। चंद लोग फायदा उठा रहे हैं, चंद लोग पैसे कमा रहे हैं इस ड्रग स्मगलिंग से। पहली बात तो कानून कमजोर है, दूसरा जितना है भी उतनी भी सजा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल चल रही है, जिसमें मैंने यही कहा, यह ड्रग स्मगलिंग हमारे लिए एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका। ड्रग स्मगलिंग आप मानते हैं कि नहीं सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है? जोर से बोलिए जरा। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो उसके लिए कानून है, उसको कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन न पुलिस वालों को पता है कि हां एनएसए लगाना है, न कप्तान को पता। जिनको पता भी अगर लगा भी देते हैं बाद में कोर्ट उसको स्टे कर देती है। ड्रग स्मगलिंग के कई सारे रेमिफिकेशन होते हैं। पहले बच्चा ड्रग एडिक्ट होता है, फिर बाद में पॉर्न का एडिक्ट हो जाता है। जब ड्रग एडिक्ट हुआ, पॉर्न एडिक्ट हुआ, फिर डिस्को बार जाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे बियर बार जाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे डांस बार में जाना शुरू कर देगा। कहां से भारत की संस्कृति मजबूत होगी? और भारत की संस्कृति को मजबूत करना केवल सरकार का काम नहीं है। भारत की संस्कृति को मजबूत करना हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी यही ड्यूटी है, हाई कोर्ट की भी यही ड्यूटी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी यही ड्यूटी है। ये सब संविधान के दायरे में है। और संविधान अगर कहता है भारतीय संस्कृति को मजबूत करो, तो नशा भारत की संस्कृति को कमजोर करता है। इसका मतलब नशे के खिलाफ कार्रवाई करना ये सरकार की भी ड्यूटी है, ये कोर्ट की भी ड्यूटी है, ये जज की भी ड्यूटी है, ये सबकी ड्यूटी है। आज जो सबसे बड़ा खतरा एक बना हुआ है, जो कल्चरल वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, जो गाजा पट्टी में चल रहा है, इससे हम पहले 500 साल पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। हमारे देश में 16 संस्कार की व्यवस्था थी। 16 संस्कार की जो व्यवस्था थी उसका लाभ यह था कि केवल वांछित संतानें पैदा होती थी। वांछित समझते हैं ना? अवांछित संतान पैदा ही नहीं होती थी। और याद रखिए,
वांछित संतान वांछित कार्य करती है और अवांछित संतान अवांछित कार्य करती है। 16 संस्कार की व्यवस्था धीरे 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 इतनी कमजोर हो गई। अब तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 16 संस्कार होता क्या है। वैसे बाद में गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा सब। 16 संस्कार में क्या क्या होता है वो सबको पता है, मतलब गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। 16 संस्कार पहले गुरुकुल के माध्यम से पूरे समाज में फैलता था। गुरुकुल बंद हो गए, आधे गुरुकुल मुगलों ने बंद कर दिए, बाद में अंग्रेजों ने बंद कर दिए। अब क्या चल गया भारत में, राइट टू एजुकेशन चलता है। लेकिन अल्टीमेटली शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इस कानून के अंतर्गत सरकार की ड्यूटी हो गई। और हम अगर चाहते हैं अच्छा समाज बने तो अच्छा संस्कार जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। हमारे बच्चे संस्कारी होने चाहिए, और उसमें ऐसे नहीं कि 50% बच्चे संस्कारी हो गए तो समाज में शांति रहेगी ना। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। सब संस्कारी होने चाहिए। तो समाधान क्या है? समाधान यह है, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़ दिया जाए, इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन, यानी सबके लिए समान शिक्षा। और सबके लिए समान शिक्षा हो तो उसमें क्या पढ़ाना चाहिए? जो सबके लिए अच्छा हो या कुछ लोगों के लिए अच्छा हो? समानता पढ़ाना चाहिए क्या? समानता जोर से बोलिए जरा। न्याय या अन्याय, आजादी या गुलामी, भाईचारा या नफरत, एकता या अलगाववाद, सत्य या असत्य, हिंसा अहिंसा, चोरी ईमानदारी, सदाचार या विचार, शांति अशांति, संतोष असंतोष, नशा तस्करी नशा नियंत्रण। भैया, इस संविधान का लक्ष्य ही यही है कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो। किसकी स्थापना हो? राम राज्य। और अगर राम राज्य को 4 शब्दों में मैं कहूं तो मेरे पीछे बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। संविधान के प्रियम्बल को देखिए, प्रियम्बल यही कहता है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगर उसको हिंदी में मैं कहूं तो संविधान कहता है, सरकार से कहता है, प्रधानमंत्री से कहता है, राष्ट्रपति से कहता है, मुख्यमंत्री से कहता है, चीफ जस्टिस से कहता है, सबसे संविधान यही कहता है, ऐसी व्यवस्था लागू करो जिससे धर्म की जय हो, ऐसा कठोर कानून बनाओ जिससे अधर्म का नाश हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करो जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, और ऐसी नीतियां बनाओ जिससे मानव कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणियों में सद्भावना हो। और संविधान के प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगर उसको हिंदी में हम कहते हैं तो प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना स्थापित करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, ये मिशनरी की शिक्षा व्यवस्था, ये मदरसा की शिक्षा व्यवस्था, इसको कम से कम 10 साल 10वीं तक बंद कर दिया जाए और 10वीं तक भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, 10वीं तक भारत में वैदिक शिक्षा लागू किया जाए, 10वीं तक भारत में मानव कल्याण की शिक्षा लागू किया जाए, 10वीं तक भारत में वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया जाए, 10वीं तक भारत में नारी तू नारायणी पढ़ाया जाए, 10वीं तक भारत में यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता पढ़ाया जाए, 10वीं तक भारत में यज्ञ विज्ञान पढ़ाया जाए, योग विज्ञान पढ़ाया जाए, मनोविज्ञान पढ़ाया जाए, संस्कृति पढ़ाई जाए, वेद पुराण पढ़ाया जाए, गीता रामायण पढ़ाया जाए। आप लोग सोच रहे हो कि भारत सेकुलर राष्ट्र है तो वेद पुराण कैसे पढ़ा सकते हैं? सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं होता, सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष होता है। सनातन धर्म है, बाकी सब
पंथ हैं। जोर से बोलिए, सनातन धर्म है और बाकी सब पंथ है। तो संविधान, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। भारत अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे यतो धर्मस् ततो जया कैसे लिखा होता? भारत अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो हाई कोर्ट की जजों की कुर्सियों पे सत्यम शिवम सुंदरम क्यों लिखा होता? भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो जितने हमारे वाक्य हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ध्येय वाक्य हैं या संसद के ध्येय वाक्य हैं या हाई कोर्ट के ध्येय वाक्य हैं, जितने भी बड़े ध्येय वाक्य हैं, सब संस्कृत में क्यों है? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सेकुलरिज्म का मतलब, सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं होता। इसलिए धार्मिक शिक्षा देना चाहिए, पंथ की शिक्षा नहीं देना चाहिए। ये संविधान कहता है। पता नहीं हमारे यहां लोग इस पे कंफ्यूज क्यों हैं, धर्म को पंथ के साथ मिक्स क्यों कर रहे हैं? अरे ये कहता है सेकुलर, पहली बात तो इमरजेंसी के दौरान आया, गलत तरीके से आया, बिना किसी डिबेट के आया, बिना किसी चर्चा के आया, जब आधा भारत जेल में था तब आया, लेकिन चलो आ भी गया तो वो पंथ निरपेक्ष है। इसका मतलब आप किसी को स्कूलों में ये नहीं पढ़ाएंगे कि नमाज कैसे पढ़ना है, या ये नहीं पढ़ाएंगे चर्च में कैसे जाना है, या ये नहीं पढ़ाएंगे मंदिर में कैसे जाना, ये नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन धार्मिक शिक्षा तो जरूरी है, और वेद और पुराण में धार्मिक शिक्षा है, पंथ की शिक्षा नहीं है। रामायण और भगवत गीता में धार्मिक शिक्षा है, पंथ की शिक्षा नहीं है। रामायण और भगवत गीता में आध्यात्मिक शिक्षा है, मानव कल्याण की शिक्षा है। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, किसी के प्रति कोई दुराचार नहीं है। कहीं यह नहीं लिखा हुआ कि यही करो दूसरा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। वेद पुराण गीता रामायण में किसी के प्रति भेदभाव करना सिखाया ही नहीं गया। जब नहीं सिखाया गया, वो मानव कल्याण की शिक्षा है। और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का हम रिजल्ट देख रहे हैं। इजराइल में गाजा पट्टी बन रही है, भारत में गाजी पट्टी बन रही है जगह जगह। तो ये भारत के अंदर जितनी सारी गाजी पट्टी बनती जा रही है, वो शिक्षा व्यवस्था का दुष्परिणाम है। इस शिक्षा को रोकना पड़ेगा। सभी बच्चे मानव कल्याण सीखें, इसमें कोई बुराई है क्या? सभी बच्चे माता पिता का आदर करना सीखे, सभी बच्चे भाई के साथ प्रेम से रहना सीखे, बहन के साथ प्रेम से रहना सीखे, अच्छा संस्कार सीखे। ये कोई बुराई तो नहीं है। अब ये बुराई नहीं है तो जो आज पढ़ाया जा रहा है उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग आ रहा है? भाई साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसका आपके जीवन में कोई उपयोग है क्या? जरा जितने लोग यहां बैठे हैं हाथ उठा के बोलिए जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, आपकी लाइफ में इसका कोई उपयोग है क्या? कभी ध्यान से सोचना, आपने 10वीं तक जो पढ़ा उसका आपके जीवन में क्या उपयोग है? बाबर का आपकी जिंदगी में कोई उपयोग है? हुमायूं का कोई उपयोग है? तुगलक का कोई उपयोग है? शेरशाह का कोई उपयोग है? नहीं उपयोग है। आप भारद्वाज को आपको नहीं पढ़ाया, पाणिनि को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ाया, महर्षि चरक को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुश्रुत को नहीं पढ़ाया, महर्षि भाव प्रकाश को नहीं पढ़ाया, महर्षि शारंगधर को नहीं पढ़ाया, महर्षि माधवकर को नहीं पढ़ाया, महर्षि भार्गव नहीं पढ़ाया, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ाया, महर्षि पाणिनि को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौतम नहीं पढ़ाया, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ाया। जिनको पढ़ने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आता, आप अच्छे इंसान बनते, वो नहीं पढ़ाया। आपको क्या पढ़ाया? कासिम आया, फिर बाबर आया, फिर हुमायूं आया, तो तुगलक आया, तो गोरी आया, तो गजनी आया, फला 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 आया। कोई लाभ हुआ क्या आपको पढ़ के? कोई लाभ हुआ?